हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो परफेक्टली फाइन हियर। देखो, आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ और ये आपका जो साइंस क्लास 8 साइंस जो है उसका सेकंड चैप्टर होने वाला है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके बायो से होने वाला है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप जो है इस चैप्टर के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द हेडिंग है कि फ्रेंड एंड फो। अब देखो, एक्चुअली में फ्रेंड का मतलब तो आप सबको ही जानते होंगे कि फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। फो का क्या मतलब होता है? तो फो का मतलब होता है दुश्मन, जिसको आप एनिमी भी बोलते हो। तो देखो, एक्चुअली में क्या है कि इसमें आपको जानना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, ये आपके फ्रेंड हैं कि फो हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आपके फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, है ना। ये जो हैं आपके लिए, आप बोल सकते हो कि आपके लिए हेल्पफुल भी हैं और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाने वाले हैं। तो आओ हम लोग फर्दर जो है जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। कोई चीज़ है अगर काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे। और देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है तो या फिर तुम इसको ऑर्गेनिजम्स बोलते हो। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जीव। तो अगर कोई काफ़ी सूक्ष्म जीव है, काफ़ी छोटे जीव है, इसको हिंदी में आप सूक्ष्म जीव के नाम से भी जानते हो। तो अगर वो काफ़ी छोटे हैं, है ना, छोटे जीव जंतु हैं, तो आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हो। तो चलो हम लोग फर्दर जो है देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, इसको हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो ज़रा देखो क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे चारों तरफ होते हैं, जिसको हम अपने नेक्ड आइज से जो है नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं। जब आप ऐसे अपने नेक्ड आइज से देखोगे तो विजुअलाइज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको कि आप अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो, तो इन्हीं को हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सिंपली माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, तो आप क्या बताओगे कि हमारे आसपास जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको एडेड आइज की ज़रूरत पड़ेगी। एडेड आइज का मतलब क्या होता है कि आपको लेंस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह। तो उसके हेल्प से जो है आप इनको देख सकते हो। तो इसको जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है अगर आप माइक्रो बायोलॉजी की बात करो तो क्या होता है। चूँकि देखो, अगर आप कुछ काफ़ी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको हम लोग माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप काफ़ी छोटे जीव जंतुओं की स्टडी करते हो तो इसको जो है हम लोग माइक्रो बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चलो, आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर। अब देखो, इसके अलावा क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिसको आप माइक्रोब्स बोल रहे हो ना, ये क्या होता है। पहला चीज़ कि काफ़ी स्मॉल होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि आप जो है इसको ऐसे तो नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर आप क्या करो कि जैसे कि कुछ एडेड आइज वगैरह ले लो। एडेड आइज का मतलब मैंने अभी बताया कि आप जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प लोगे तो फिर उसके हेल्प से जो है आप इसको देख सकते हो, क्योंकि वो क्या करता है कि इसके इमेज को काफ़ी मैग्नीफाई कर देता है। तो आप मैग्नीफाइड इमेज जो है ये देख सकते हो, है ना। अगर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है उसको काफ़ी 50 गुना 100 गुना ये इस तरह से मैग्नीफाइड कर देता है। अच्छा, इसमें से देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं। ये ब्रेड जो होते हैं ना, ये ब्रेड के ऊपर आपका आसानी से ग्रो कर जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो। अच्छा, इवन की कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। इवन कि मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से जो है आप देख सकते हो कि जो फंगस है ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। इवन कि आप जो है गूथा हुआ आटा को कुछ दिन तक छोड़ दो तो आप देखोगे ना कि आफ्टर सम टाइम उस पर एक वाइट कलर के ऑर्गेनिज्म जो है उस पर आ जाते हैं, जिसको आप फंगस बोलते हो। या फिर अगर ब्रेड हो गया उसको काफ़ी दिनों तक छोड़ दो आप,
है ना, ओपन में, ओपन एयर में, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक वाइट जो है एक सब्सटेंस जो है उसका एक लेयर बन जाता है, तो वही फंगस होता है। अब देखो, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हो। तो देखो, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, इसको जो है दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंपली माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख पाओगे, तो इसलिए जो है हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। तो और फिर मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ फंगस के बारे में कि देखो ये जो फंगस है ये कैसे ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। मैं जो है इमेज के माध्यम से आपको विजुअलाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख करके समझ सकते हो। तो देखो, ये जो है एक ब्रेड है और ये जो है काफ़ी दिनों से रखा हुआ ब्रेड है। इट वॉज केप्ट ओपन इन द एयर। अब देखो क्या हुआ कि इसके ऊपर ये जो कुछ तुमको देखो ये पैचेस दिख रहे होंगे, ये देखो ये जो वाइट वाइट पैच दिख रहे हैं, कहीं कहीं ब्लू ब्लू पैचेस जो हैं, तो ये देखो पूरे ब्रेड जो है इन्फेक्टेड हो गया है ड्यू टू फंगस की वजह से। तो इस तरह से जो है जब आप लंबे टाइम तक जो है आप रख देते हो ब्रेड वगैरह को, तो क्या होता है कि उसके ऊपर फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो आप समझ गए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब देखो, अब हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कितने कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो देखो, अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजर जो है इनके 4 ग्रुप होते हैं, है ना। अगर हम मेजरली बात करें तो मेजरली जो है इनको 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें देखो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, इसके अलावा कुछ एल्गी वगैरह भी होते हैं। तो मेनली यानी कि ब्रॉडली जो है इसके 4 कैटेगरी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि आप समझ गए होंगे। तो आप इसको याद कर लेना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 मेजर जो इसके कैटेगरी हैं। चलो, अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में जो है क्या डिफरेंसेज है ना। इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक तरफ जो है मैंने इधर सिंगुलर फॉर्म लिखा है तुम्हारा और एक तरफ प्लूरल फॉर्म मैंने लिखा है। तो देखो, अगर कहीं बैक्टीरियम लिखा हुआ है तो ये बैक्टीरियम जो है इसको समझ जाओ ये सिंगुलर फॉर्म है, अगर बैक्टीरिया है तो ये प्लूरल फॉर्म है। बैक्टीरियम बोले तो अगर ओनली 1 बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं तो ये बैक्टीरियम कहलाएगा, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 1 देन इट इज़ बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वायरस की अगर हम बात करें तो इफ़ इट इज़ ओनली 1 तो आप इसको क्या बोलोगे, ये वायरस कहलाएगा, और एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 1 देन इट इज़ नोन एज वायरसेस। फाइन, आ जाओ नेक्स्ट। देखो, ये फंगस है, तो अगर आप 1 की बात कर रहे हो, अगर आप सिर्फ 1 की बात कर रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये फंगस है, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 देन इट इज़ नोन एज फंजाई। नेक्स्ट देखो, ये सिंगुलर हो गया तुम्हारा प्रोटोजोआन, और इफ़ इट इज़ मोर देन 1 देन इट इज़ प्रोटोजोआ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि कहीं वायरस लिखा होता है, कहीं वायरसेज होते हैं, कहीं बैक्टीरियम लिखा है, कहीं बैक्टीरिया लिखा है, कहीं फंगस है, कहीं फंजाई है। तो इस तरह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अब आ जाओ, हम लोग एक एक करके जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देख लो कि ये वायरस क्या होते हैं, वायरस के बारे में आओ हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये वायरस का ये थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू मैंने बनाने की कोशिश किया है। अब देखो ये होते क्या हैं, तो ये भी काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वायरसेज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। देखो, जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनसे थोड़ा ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे डिफरेंस होते हैं देखो, हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो होता क्या है कि अगर ये लिविंग होस्ट, अगर मान लो कि अपने होस्ट से बाहर है, यू नो एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और अगर ये बाहर है आउटसाइड द बॉडी है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो समझ रहे हो ना, वायरस जो है लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो एक्चुअली में हम इसको लिविंग ही बोलेंगे। लेकिन होता क्या है ना
कि जब ये अपने होस्ट बॉडी से बाहर होता है तो इसका बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया तब जाके ये लिविंग बीइंग की तरह जो है काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट और एनिमल, इसके अंदर जब जाएगा तो इसके अंदर सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग थिंग वाला आ जाएगा। तो आप समझ गए ना कि वायरस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जब लिविंग होस्ट से बाहर रहेगा उस केस में क्या रहेगा, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, तुमको लगेगा ही नहीं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही एंटर किया किसी लिविंग शरीर के अंदर वैसे ही सारा इसका फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए। देखो हम लोग देखेंगे कि जो वायरसेज हैं इनकी वजह से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस की वजह से होता है। तो ये आपको याद हो ही जाना चाहिए। देखो इसमें मेन क्या क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स की हम बात करें जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हो। अच्छा, इसके अलावा जो कफ वगैरह हो जाता है, खांसी वगैरह, ये सब वायरस की वजह से होता है। अब देखो ये जो कुछ बीमारी हैं, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ये तो कॉमन हो गया। जैसे कि अक्सर जो है हम लोगों को ठंडी में या सर्दी के मौसम में सर्दी लग जाती है, बुखार हो जाता है, हल्की खांसी हो जाती है। तो ये कॉमन जो भी कुछ ऐसे डिजीजेज हैं तो ये तुमको वायरस की वजह से होता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वायरस की वजह से सिर्फ ऐसे बीमारी होते हैं जो कम खतरनाक है, नहीं, कभी कभी ऐसे भी बीमारी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं हमारे लिए। अब उसमें कौन कौन है, तो देखो पोलियो हो गया, बचपन में आप जो है पोलियो का टीका जो है आपको पिलाया गया होगा, लगाया गया होगा, है ना, 2 बूंद जिंदगी के। अच्छा, इसके अलावा चिकन पॉक्स, देखो चिकन पॉक्स जो हो गया, ये सब कुछ ऐसे डेडली डिजीजेज है जो कि वायरस की वजह से होता है। समझ गए? चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा देखो कि कुछ और भी माइक्रोब्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बीमारी होता है। आओ हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान से देखो कि प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ज़रा देखो कि ये प्रोटोजोआ क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले प्रोटोजोआ की बात करें तो देखो इनसे मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब डिजीजेज हैं जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें अगर हम बैक्टीरिया की, तो देखो बैक्टीरिया जो है इसकी वजह से हमको क्या क्या होता है, तो टाइफाइड हो गया, इसके अलावा ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया जिसको आप टीबी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये कुछ अदर माइक्रोब्स हैं जिनसे होने वाली बीमारी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप याद रखो कि प्रोटोजोआ से मलेरिया, डिसेंट्री होता है और बैक्टीरिया से क्या होता है, तो टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। तो आप इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको तुम विजुअलाइज भी कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का जो है एक काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज लिया गया। एक्चुअली में तुम ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन चूंकि अब तुमको दिखाना है तो इसके लिए जो है हम थोड़ा सा इसका मैग्नीफाइड इमेज जो है मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो ये बैक्टीरिया है और ये देखो काफ़ी बड़े बड़ी इमेज जो है इसके शो हो रहे हैं। तो देखने में अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से देखोगे तो ये ऐसा तुमको दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एलजी के बारे में अगर जानना चाहते हो तो देखो ये जो है एलजी के टाइप्स हो गए। इसमें देखो क्या क्या इसके टाइप है। तो देखो ये क्लेमाइडोमोनास, ये तुम्हारा एक एलजी का टाइप है। इसके अलावा स्पाइरोगायरा जो है ये भी तुम्हारा एलजी का टाइप है। तो इसका मैग्नीफाइड जो है ये व्यू लिया गया है, तो तुम इसको देख करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि एक्चुअली में ये देखने में कैसे होते हैं। अदरवाइज आप लैब वगैरह में जाओगे तो वहाँ जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से जो है आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखो अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये जो है तुम्हारा प्रोटोजोआ है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, ये जो तुम्हारा अमीबा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी प्रोटोजोआ में आएगा। इसके अलावा ये देखो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, तो ये देखने में जो है तुमको ऐसा लगेगा। इसके साइड साइड में ये देखो ये जो है कुछ इस तरह का थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये देखने में, तो इसको समझ जाओ कि ये पैरामीशियम है। और एमीबा की खास बात क्या होता है ना कि इसका जो शेप होता है ना ये फिक्स नहीं होता है। ये जो है ना ये अपना शेप जो है हमेशा चेंज करते रहता है। और ये जो भी इसका प्रे आता है, जैसे देखो इसके अंदर प्रे आएगा है ना, ये जो है इसको फॉल्स फिट बोलते हैं। ये धीरे धीरे ये प्रे को यहाँ पे कैप्चर करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा कि ये जो है इसको पूरी तरह से क्लोज कर लेगा।
तो ये जो है तुम्हारा अमीबा की खास बात होती है। चलो नेक्स्ट देखो ज़रा। नेक्स्ट जो है फंजाई, ये कुछ फंजाई के एग्जाम्पल हैं, इसको भी आप देख सकते हो। ये पहला तुम्हारा यहाँ पे ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है, इसके अलावा पेनिसिलियम दिया हुआ है। देखो ये थोड़ा सा जो है कट गया है, ये पूरा नाम इसका पेनिसिलियम है। और ये देखो ये एस्परजिलस है। तो ये सब जो है किसके टाइप्स हैं, फंगी के। किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, चलो आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लो। ये देखो ये फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर, देखने में फिंगर्स की तरह लिख रहे हैं। और ये देखो ये अम्ब्रेला की तरह थोड़ा सा देखने में दिखते हैं, जिसको हम लोग एस्परजिलस बोलते हैं। चलो आओ हम लोग फर्दर देखते हैं। अब देखो ये वायरसेज होते हैं। ये देखो भाई साहब कितना मस्ती से इधर बैठे हुए हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाएं तो ये काफ़ी कोहराम मचा देते हैं, तहलका मचा देते हैं, है ना। तो देखो ये जो है वायरस का स्ट्रक्चर है। देखो ये कैसा दिख रहे हैं, देखने में कुछ एंटीना वगैरह की तरह लग रहे हैं। और ये देखो काफ़ी आराम से जो है बैठे हुए हैं, एकदम मस्ती में है। देखो तो समझ गए। चलो आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो ऐसे अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो इनसे अछूता है ना। ये भाई साहब लोग हर जगह मौजूद हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तुम बोल दो कि हाँ ये भाई साहब लोग नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ जहाँ ये रहते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये सबसे पहले देखो या तो सिंगल सेल्ड होते हैं जिसको बैक्टीरिया बोलते हो, या जिसमें कुछ तुम्हारा एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अच्छा इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग को पता होगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो देखो वैसे ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, अगर एक ही सेल से बने हैं। अच्छा इसमें जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, तो उनको सिंगल सेलुलर आप बोलते हो। मल्टी सेलुलर क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स से वो बने हुए होते हैं। इसमें भी तुम्हारा एल्गी आएगा, फंजाई आएगा। अब देखो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो इनकी खास बात क्या है कि ये जो है कैसा भी इनको एनवायरनमेंट दे दो ये आराम से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इन्वायरमेंट में रहते हैं। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ अगर तुमको बचना है इनसे तो तुमको कहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा तो देखो जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, इवन कि देखो काफ़ी आइस कोल्ड बर्फ़ की तरह अगर ठंडा कोई इन्वायरमेंट है तो भी वहाँ भी ये रह सकता है। अच्छा काफ़ी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग है ना, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में जो गर्मी पड़ती है या काफ़ी जब समर सीजन में गर्मी पड़ती है तो वहाँ भी ये रह सकते हैं। अब देखो इवन कि ये डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मार्सी लैंड से कोई दलदल इलाका है तो वहाँ भी ये रह सकते हैं। इवन कि देखो ये बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स वगैरह के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इवन कि तुम्हारा जो शरीर है ना, तुम्हारे शरीर के अंदर भी काफ़ी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो तुम्हारे शरीर के अंदर भी मौजूद होंगे। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पे कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब कि वो फ्रीली रह सकते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर ही रहेंगे, वो फ्रीली भी रह सकते हैं। तो चलो इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि हम लोग जो है हमारा जो लाइफ है डे टू डे लाइफ कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम से अफेक्टेड है, ये हमारे डेली लाइफ में हमारे रूटीन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग थोड़ा यहाँ पे चलो देखते हैं। देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। अब देखो इसमें कुछ होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा काफ़ी ऐसे वेज हैं जिससे कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल हैं, कब हमारे लिए नुकसानदायक है, तो ये सब जो है हम लोग फर्दर धीरे धीरे जो है एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आप जो है हमारे साथ बने रहो, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। एक भी टॉपिक आपका जो इसमें मैं छोड़ा नहीं हूँ। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक। बस आप हमारे साथ बने रहो। देखो आगे कुछ हैं जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं एंड इवन कि ये कुछ बीमारी भी हमें कॉज करके देते हैं। काफ़ी भयंकर बीमारी भी है
जो भी हम बीमार पड़ते हैं और हमको एक से भयंकर जो बीमारी हो जाती है, तो इन्हीं भाई साहब लोगों की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो चलो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये कैसे दोस्त कैसे हैं तुम्हारे लिए, मतलब कैसे ये इनसे तुमको फ़ायदा है और कैसे नुकसान है वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि इनसे कैसे तुमको फ़ायदा है। तो देखो काफ़ी ऐसे वेज हैं, यू नो दे आर मेनी वेज कि दे आर हेल्पफुल फॉर अस। तो देखो दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, जो आप दही जमाते हो या फिर जो ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, तो इन सब में यू नो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही ऐसा हो पाता है। अगर सपोज़ कि तुमको दही जमाना है तो पता चला कि दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हो। अब पता है कि जो दही है तुम्हारा, दही के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको आप लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हो। तो वो लैक्टोबैसिलस का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है, उनको थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट चाहिए, उनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। चलो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ज़रा यहाँ ध्यान से देखो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, जैसे देखो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह हो गया, वेजिटेबल पील्स, जो आप सब्जी वगैरह काटते हो, आपकी मम्मी दादी सब्जी काटती होगी ना, या फिर जो आप फ्रूट्स वगैरह छीलते हो या उसका जो छिलका फेंकते हो, तो उसको डिकम्पोज कौन करता है? यही लोग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एनिमल्स वगैरह जानवर होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कहीं ठोकर लग गया, उसको फेंक दिया जाता है। इसके अलावा इनके जो फेसेज वगैरह होते हैं, है ना, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। ये काफ़ी यू नो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस में जो काफ़ी हार्मलेस है, हमारे नेचर के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, इवन कि लिविंग बीइंग के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं है। तो ये सब कौन करता है? तो ये सब बैक्टीरिया करता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखो जो मेडिसिन वगैरह जो प्रिपरेशन करते हो, है ना, जो केमिस्ट लोग मेडिसिन बनाते हैं, वहाँ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो यू नो जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, तो ये सब जो है कि इनकी वजह से हो पाता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये सब इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो पाता है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो चलो जो है हम लोग फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखो ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसको आप ध्यान से देखो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अच्छा, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। अच्छा, अब आप बता सकते हो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग अल्कोहल के प्रोडक्शन में करते हैं? बताओ आप लोग आंसर। तो देखो एक्चुअली में जो यीस्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, आप लोग यीस्ट का नाम सुने होंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो ये जो यीस्ट होता है, तो यीस्ट का इस्तेमाल जो है हम लोग अल्कोहल के प्रोडक्शन में करते हैं, ये फर्मेंटेशन के काम में आता है। ठीक है ना। तो देखो ऐसे तो फर्दर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये जो होते हैं तुम्हारे जो सुक्रोज वगैरह होते हैं, जो कुछ नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ग्रेन्स वगैरह में पाए जाते हैं, तो उनको ये फर्मेंट करके जो है ना, ये ईस्ट की मदद से अल्कोहल तैयार किया जाता है। तो चलो हम लोग फर्दर ऐसे इसके बारे में देखेंगे। अब ये देखो, ये तुम्हारी पहली दीदी जो है आ गई है, तुम लोग जो है इससे परिचित हो गए। और ये जो तुम्हारी पहली दीदी है ना, ये काफ़ी अच्छी है। ये देखो बेचारी, ये बेचारी जो है हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ सर्च करते रहती है, रिसर्च करते रहती है, खोज करते रहती है। तो तुम लोगों को भी अगर कुछ आसपास देखते हो ना, देखो आसपास तुम जो भी चीज़ देखते हो उसमें कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर होता है। तो अगर तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा होगी तो तुम उसके बारे में फर्दर रिसर्च करोगे, अपने सीनियर से पूछोगे, तो तुमको उसके बारे में बहुत नॉलेज मिलेगा। तो देखो ये पहली दीदी क्या बोल रही है, ज़रा समझो। बोल रही है ना कि ये देखती है कि इसकी जो मदर है थोड़ी सी दही मिला देती है वार्म मिल्क में। देखते हो आप भी अपने मम्मी दादी काकी नानी को देखते होगे
कि जो गर्म दूध होता है ना, अगर दही जमाता हो तो थोड़ा सा उसमें दही वो लोग मिला देता है। क्यों मिलाता है? ताकि वो पूरा दूध जो है जम करके फिर दही बन जाता है। तो जब ये अगले दिन देखती है ना, तो पूरा मिल्क जो है दही बन के अगले दिन जो है वो दूध उसका दही में चेंज हो गया रहता है। अब देखो इसको काफ़ी आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य होता है तो अभी ये इसके बारे में थोड़ी सी चाहती है कि हमको जानकारी मिले। तो ये जो है अपने मम्मी काकी नानी जो भी इसके सीनियर है उससे पूछेगी, इसको जानकारी मिलेगा, इसको समझ में आएगा। तो एक जो है इसको नॉलेज तो मिला। तो देखो होता क्या है एक्चुअली में कि देखो ये जो कर्ड वगैरह होता है ना, कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जिसमें देखो ये जो बैक्टीरियम है जिसको हम लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं, तो यही क्या करता है कि प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यानी कि क्या होता है कि इन ये इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। इनका जो ग्रोथ होता है काफ़ी फास्ट होता है। अगर सपोज़ कि आप इनको काफ़ी वार्म क्लाइमेट देते हो, वार्म का मतलब समझते हो ना कि ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए जिसका टेम्परेचर थोड़ा हाई हो, तो वहाँ पे इनका ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। दे ग्रो रैपिडली, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे पूरे दूध में इनका जो संख्या है बढ़ने लगता है, और उसके बाद जो है तुरंत जो है ये दही बना देते हैं उसको। अब देखो एक्चुअली में दूध को नहीं, मतलब दही को अगर आप माइक्रोस्कोप से देख लोगे ना, तो उसमें बहुत से ऐसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तुमको नज़र आएंगे। और एक बार अगर तुम देख लेते हो ना अपनी आँखों से, तो फिर तुम वो खाने में तुमको काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी तुम हिचकिचाओगे खाने में। तुमको लगेगा अच्छी अच्छी मैं नहीं खाऊंगा ये दही, मैं नहीं खाने वाला हूँ दही, क्योंकि जब तुम एक बार देख लोगे। लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। देखो एक्चुअली में क्यों खाते हैं, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। उसको अगर आप ताज़ी दही खाते हो ना तो बेनिफिशियल। अब ऐसा नहीं कि दही को पूरा सड़ा दिए 5-6 दिन 10 दिन का दही खा रहे हो, तब तो उसमें का वो तुमको पूरा एकदम ऐसे दिखने लगेगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये तुमको दिखने लगेगा, और इतना कि खट्टापन उसमें आ जाएगा ना कि तुम फिर खा नहीं पाओगे। और अगर वैसा दही खाते हो उस समय क्या होते हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उनका ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उतना अगर बॉडी के अंदर जाता है तो हेल्पफुल है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में तुम खा लोगे ना, तब तुम्हारी तबीयत बिगड़ने एकदम पक्की है, तब तुम पक्का बीमार पड़ने वाले हो। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि ज़्यादा दिन का मत खाओ, ज़्यादा खट्टा हो गया है तो मत खाओ। चलो देखो आगे हम लोग फिर देखते हैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में, और हम लोग फर्दर नॉलेज लेते हैं। तो देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके अलावा जो चीज़ वगैरह बनता है, इनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। जो पिकल्स, जो अचार वगैरह देखते होगे, नाम लेकर के मुंह में पानी आ जाता होगा नाम सुनते ही। अच्छा, इसके अलावा कुछ फूड आइटम है, इनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखो जैसे कि रवा जिसको सूजी बोलते हो, इसके अलावा इडली वगैरह, भटूरा, छोला भटूरा खाते हो ना तुम लोग, है ना। तो ये सब के सब जो हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना वो कर्ड होते हैं। तो कैन यू गेस व्हाई? अब पूछ रहा है तुमसे कि तुम गेस करके बताओ कि इनके इंग्रेडिएंट्स में कर्ड क्यों लिया जाता है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो कर्ड की अगर हम बात करें, तो कर्ड में क्या होता है कि तुमको पहले मैंने बता दिया कि जो कर्ड है तुम्हारा, उसमें ऑलरेडी ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये पाए जाते हैं। तो ये जब इसके अंदर जाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं इसको काफ़ी डिकम्पोज करके इसके टेस्ट वगैरह में चेंज करते हैं, या फिर इसको फ्लफी सॉफ्ट बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो देखो बैक्टीरिया इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है, जो इडली वगैरह डोसा वगैरह बनाते हो तो उसका जो बैटर होता है उसको देखते हो ना कि आप लोग मम्मी से पूछना, वो बताएगी कि उसको एक दिन पहले जो है ना थोड़ा सा आप लोग उसको कुछ समय तक छोड़ देते हो। तो छोड़ने से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं ये उसको फर्मेंट करा देते हैं, और फर्मेंट करा के बैटर जब फर्मेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग जो है राइस की मदद से इडली डोसा वगैरह बनाते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो राइस वगैरह होते हैं, इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना वो सुक्रोज होता है, और यही सुक्रोज को ये फर्मेंट कराते हैं बैक्टीरिया यीस्ट, और फर्मेंट करा के जो है फिर जब कुछ समय बाद ये फर्मेंट हो जाएगा तब हम लोग ये इडली और डोसा इनसे बनाते हैं। देखो फर्दर हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, थोड़ा सा
आप इस एक्टिविटी को समझो। देखो क्या करना है आपको कि ½ kg फ्लावर लेना है, जिसको आटा या मैदा तुम बोल सकते हो। इसमें कुछ शुगर मिला देना है। उसके बाद क्या करना है कि कुछ वार्म वाटर के साथ उसको थोड़ा गूँथ देना है। आटा को गूँथते हुए देखते होगे ना, घर में रोज़ दिन रोटी पकता होगा तुम्हारे, तो मम्मी तुम्हारी आटा गूँथती होगी। तो क्या करो कि हल्का सा उसमें क्या करो कि वार्म वाटर से उसको गूँथ दो। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें यीस्ट पाउडर आता है, मार्केट में जाओगे दुकान में तो तुमको यीस्ट पाउडर मिल जाएगा। तो यीस्ट पाउडर को तुमको क्या करना है कि उसमें हल्का सा तुमको ऐड कर देना है। अब फिर उसको नीट कर देना है, गूँथ देना है और गुप्त करने एक सॉफ्ट डो बना देना है। डो माने वही आटा को गूँथ देना है थोड़ा। अच्छा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसके बाद तुम क्या देखते हो, तुम उसको 2 घंटे तक छोड़ दो। अच्छा, छोड़ने के बाद तुम देखोगे ना कि डव जो है ना राइजिंग, ये इस तरह से फ्लफी बन गया। ये ऊपर थोड़ा सा उठ जाएगा, मतलब फूल जाएगा। जैसे कोई गैस वगैरह निकलता है किसी चीज़ के अंदर से तो काफ़ी फूल जाता है, तो वैसा तुमको ये स्वेलअप दिखाई देगा। रिज्ड मैदा है और ये देखो मैदा विद यीस्ट पाउडर, जब हम इसको मिलाएं और 2 घंटे बाद देखो ये तुमको इस तरह का ये तुमको दिखाई देगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो देखो अब तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो यीस्ट है ना, ये यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस हुआ। अच्छा, जब ये इनका रिप्रोडक्शन होता है ना, तो ये यू नो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ये रेस्पायर करते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो गैस जब निकलता है ना, तब बबल ऑफ गैस, इससे ये पूरा डब जो है तुम्हारा पूरा भर जाता है। और भरने से क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये जो है थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है। तो यही यहाँ पे बेसिस है कि ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो यही होता है कि इससे क्या होता है कि ये काफ़ी स्वेलअप हो जाते हैं, इनसे सॉफ्टनेस इनमें आ जाता है। और ये थोड़ा सा अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है तो कहीं ना कहीं समझ लो कि इसमें कुछ टेस्ट वगैरह के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जिससे कि ये टेस्टी थोड़ा सा लगने लगते हैं। तो ये जो है ना, यही मेन समझ लो कि पर्पस है कि इंडस्ट्री वगैरह में भी जो तुम ब्रेड खाते हो, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह खाते हो ना, तो ये सब समझ लो कि उसमें ईस्ट के द्वारा मिला करके इनको फर्मेंट कराया जाता है और उसके बाद जो है इसको तैयार किया जाता है। तो यही मेन था ऑब्जर्वेशन, जो कि आपको एक्टिविटी जो मैंने पीछे ये वाला एक्टिविटी मैंने कराया था उसका ये ऑब्जर्वेशन था। तो अब ज़रा देखो हम लोग आगे फिर देखते हैं कि कमर्शियल यूज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ घरों में ही इस्तेमाल होते हैं, इनके कमर्शियल यूज भी है। दे आर ऑल्सो यूज ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल का प्रोडक्शन जो है ये कमर्शियल हो गया, अगर काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। आपको पता है कि बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं, कफ सिरप वगैरह जो आता है उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो वाइन वगैरह है, बियर वगैरह, उसमें भी अल्कोहल मिलाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखो जो एसिटिक एसिड वगैरह हो गया, जिसको विनेगर आप लोग बोलते हैं, आपके किचन में इस्तेमाल होता है। जो आप लोग फास्ट फूड वगैरह बनाते हो तो उसमें देखो ये एसिटिक एसिड जो है, जिसको आप विनेगर बोल रहे हो, सिरका बोल रहे हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इसमें मेन जो है ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अल्कोहल वाइन वगैरह तैयार करने में। जो वाइन वगैरह होता है उसमें यही अल्कोहल होता है। अच्छा, फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन और नेचुरल शुगर। ईस्ट को वहाँ पे ना ग्रो कराया जाता है। नेचुरल शुगर्स जो होते हैं ग्रेन्स वगैरह में मौजूद होते हैं, जैसे कि तुम बार्ली ले लो, वीट है, राइस है। इसके अलावा जो क्रस्ड फ्रूट जूसेज होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें सुक्रोज वगैरह पाया जाता है, जिसको नेचुरल शुगर बोलते हैं। तो इनको जो है क्या किया जाता है कि जो फ्रूट्स वगैरह उनको क्रश कर दिया जाता है और क्रश करने के बाद ये तुम्हारे तैयार हो जाते हैं। तो चलो आप समझ गए होंगे कमर्शियल लेवल पे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो, अब फिर से जो है तुम्हारे लिए मैं एक्टिविटी लेकर के आया हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखो ये एक्टिविटी में तुमको करना क्या है। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना एक्टिविटी बेस्ड होता है, NCERT कभी कभी क्वेश्चन पूछ देती है, तो इसलिए तुम इस पर ज़्यादा फोकस करो। देखो तुमको 500 मिलीलीटर जो है
एक बीकर लेना है और उसमें 3/4 वाटर फिल कर देना है। उसके बाद तुमको 2 से 3 टीस्पून जो उसमें शुगर मिला दो। ठीक, मिलाने के बाद क्या करना है कि हाफ स्पून तुमको ईस्ट पाउडर मिला देना। देखो ये तुमको स्पून है तो हाफ स्पून, ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि उतना ही काफ़ी है। अच्छा, सॉल्यूशन में उसके बाद क्या करना है कि उसको थोड़ा सा वार्म प्लेस पे रखो, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, अगर इनको वार्म क्लाइमेट दोगे तो वहाँ पे इनका ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो तुमको क्या करना है कि 4 से 5 घंटे तक तुमको उसमें डाल करके छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद ज़रा तुम उस सॉल्यूशन को स्मेल करके देखो। जब तुम महकोगे ना तो तुमको उसमें एक स्मेल जो है तुमको मालूम पड़ेगा। अब ज़रा देखो, ये जो स्मेल होता है ना, यही अल्कोहल का स्मेल होता है। ये काफ़ी गंदा तुमको महकेगा, है ना। तो होता क्या है इसमें कि जो तुम शुगर मिलाए थे वो शुगर तुम्हारा कन्वर्ट हो गया है ये अल्कोहल में, और ये अल्कोहल जो है वो ईस्ट की वजह से हुआ है। इसका जो फर्मेंटेशन हुआ है ना, जिसकी वजह से वो अल्कोहल में चेंज हो गया, किसकी वजह से हुआ? तो ये ईस्ट की वजह से हुआ। यही भाई साहब हैं जो कि अपना पूरा जो है कमाल दिखाए हैं उसमें। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि तुम शुगर को अल्कोहल में चेंज कराते हो ईस्ट की मदद से, तो ये देखो यही जो है फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तब से मैं चूँकि फर्मेंटेशन बोल रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या होता है। तो देखो इसका मैं डेफिनेशन ला दिया हूँ। क्या बोलोगे? देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। बट एक लाइन में स्वीट एंड सिंपल सा आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक कि आप जो है इसको समझ पा रहे होगे। अब देखो ज़रा, अब जो है मैं आप लोगों को एक काफ़ी महान जो है साइंटिस्ट से मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम है लुईस पास्चर। अब देखो, ये जो पास्चर साहब हैं, इन्होंने ही ये जो फर्मेंटेशन के बारे में मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था, तो एक्चुअली में इसको खोज करने का श्रेय आप जो हैं इनको देंगे, लुईस पास्चर साहब को। यही जो है आपके लिए फर्मेंटेशन मेथड जो है ये खोज किए थे। और कब खोज किए थे? तो देखो, ये जो ईयर है ये भी याद करना काफ़ी आसान है, 1857। आपको पता है कि 1857 में हमारे इंडिया में जो है ना ये फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 1800। तो फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्ट जो है ये 1857 में हमारे इंडिया में हुआ था। तो देखो ये ईयर याद करना काफ़ी इजी है। तो देख लो कि हमारे इंडिया में जो है हम लोग ये लड़ रहे थे कि हम लोग को आज़ादी कैसे मिले, और विदेशों के लोग देख लो कि ये कुछ नए नए डिस्कवरी वगैरह कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि हमारा जो है देश बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिसकी वजह से हम लोग जो है डिस्कवरी के मामले में कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे छूट गए, है ना। आप लोग देखते हुए कि मैक्सिमम जो डिस्कवरीज है वो कहीं ना कहीं कोई फॉरेनर ही किया हुआ है, हमारे इंडिया के लोग इसमें काफ़ी पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग जो है मुझे ज़रूर बताओ कमेंट के माध्यम से। आगे देखो, और थोड़ा फर्दर हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखो, अब जब भी तुम कभी बीमार पड़ते होगे, या इवन कि तुम अपने लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी बीमार पड़े होगे, तो देखो उसके लिए तुम क्या करते हो कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर जो है तुमको एंटीबायोटिक टैबलेट्स वगैरह जो है सजेस्ट करता है, तुमको प्रिस्क्राइब करता है, लिखता है, या फिर कुछ कैप्सूल्स भी देता है। अच्छा, कभी कभी जो है इंजेक्शन भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि मान लो कि इंजेक्शन में तुम्हारा पेनिसिलिन वगैरह आता है। अच्छा, पेनिसिलिन क्या है इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन, ये जितने भी मेडिसिन होते हैं ना, इन सब के जो सोर्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखो ये मेडिसिन जो है, हाउ द मेडिसिन वर्क्स, ये कैसे काम करता है, जरा देखो कि ये क्या करता है ना, कि इट किल, या तो ये तुम्हारे अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो क्या करेगा, किल करेगा, या फिर उनके ग्रोथ को ये रोक देगा, स्टॉप कर देगा। अच्छा, ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं हम। अब देखो आजकल जो है बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और दूसरी चीज़ की एक इनसे तैयार किए जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई वगैरह से ये तैयार किए जाते हैं। अब देखो इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख करके इसको ज़रा समझ सकते हो।
और जान सकते हो। तो इसमें देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तुम्हारा एक हो गया। इसके अलावा देखो ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। अच्छा, इसके अलावा ये देखो इरिथ्रोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम लोग यानी कि जिनको बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह से हम लोग इसको प्रिपेयर्ड करते हैं। तो चलो समझ गया होगे आप लोग, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड इफ़ यू विश देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। अब देखो इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आई यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। देखो इसमें क्या होता है कि ये कैसे तैयार किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो सॉरी एंटीबायोटिक्स कैसे तैयार किया जाता है, तो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके लिए कुछ सेलेक्टिव होते हैं जिनको लिया जाता है ना। एंड दे आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। ये ऐसा नहीं कि कोई एक बीमारी को क्योर करने में ये काम आते हैं, बहुत से ऐसे डिजीजेज है जिनको क्योर करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको हम लोग इवन कि जो तुम्हारा फीड ऑफ लाइव स्टॉक वगैरह होते हैं उनके साथ भी हम लोग मिला देते हैं। जो तुम्हारा जो फार्म एनिमल्स होते हैं ना उनको भी जो है बीमारी होता है। जो पोल्ट्री वगैरह में जो मुर्गी फार्म वगैरह होते हैं जहाँ पे मुर्गी वगैरह पालन किया जाता है, तो उनका जो खाने का जो भी सामान होता है उसके साथ इसको जो है हम लोग मिला देते हैं। इससे क्या होगा, मिला करके फिर उनको दे दिया जाता है जिससे कि उनके बॉडी में शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे कि ये माइक्रोबायल इन्फेक्शन अगर उनको कोई हो गया है तो उसको रोकने में ये हमारी काफ़ी मदद करते हैं एंटीबायोटिक्स। अच्छा, इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें डिजीजेज लग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में भी ये एंटीबायोटिक्स काफ़ी काम आते हैं। अब चलो एक फैक्ट फाइल लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। अब देखो इनको ज़रा पहचानिए, ये जो है फ्लेमिंग साहब हैं, इनको हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानते हैं। इनका क्या अचीवमेंट रहा है हमारे बायोलॉजी में, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ही वॉज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, है ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उनके कल्चर पे ये वर्क कर रहे थे, है ना। तो देखो हुआ क्या कि सडनली ही फाउंड दैट, इन्होंने क्या देखा कि स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। जब उस पर स्टडी कर रहे थे जिसमें कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थे, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ स्पोर्स जो है ना वो फॉर्म हो गए थे लिटिल ग्रीन मोल्ड के वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। अच्छा, ही ऑब्जर्व्ड कि प्रेजेंस ऑफ मोल्ड। अब देखो इससे क्या उन्होंने देखा कि जब ये मोल्ड जब उसके ऊपर आ गए तो उससे क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया जो पहले से उसमें थे उनके ग्रोथ में असर आने लगा। यानी कि ये क्या किया एक्चुअली में कि ये क्या किया, जो मोल्ड जो था ये कुछ बैक्टीरिया को किल कर दिया था और कुछ के ग्रोथ को जो है एकदम पूरी तरह से रोक दिया था, है ना। तो ये जब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जब ये कुछ एक्सपेरिमेंट करे तो ये इन्होंने जब देखा तो इनको लगा कि यार कहीं ना कहीं ये जो मोल्ड है ये बैक्टीरिया को कुछ को मार दिया और कुछ के ग्रोथ को जो है कहीं ना कहीं रोक दिया। तो अगर कुछ ऐसा डिजीज़ है, कुछ ऐसे डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो उनके ग्रोथ को अगर रोकना है या उनको किल करना है तो हम ये जो मोल्ड है इसका इस्तेमाल तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो इस तरह से जो है इनको आइडिया आया, है ना। और इस तरह से जो है ये कुछ फर्दर जो है डिस्कवरी किए जो कि हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो देखो इस डिस्कवरी में इन्होंने क्या किया कि फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से जो है इन्होंने पेनिसिलिन जो है इसका खोज किया था। तो समझ गए। तो इस तरह से जो है ये जो तुम्हारा पेनिसिलिन है इसका इस तरह से डिस्कवरी हुआ एंड ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हैं इनके द्वारा। तो चलो देखो फिर हम लोग आगे जो है फर्दर स्टडी करते हैं। अब हम लोग कुछ और डिटेल्स में जानेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ देखो कि इनका जो अगर आप यूज करते हो ना तो ये शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब ऐसा नहीं है कि तुम एंटीबायोटिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो और किसी भी झोला छाप डॉक्टर से दिखा लिए और वो कोई एंटीबायोटिक्स लिख दिया और तुम जो है उसको लगे खाने। या फिर सपोज कि ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स जो है तुम अपने मन से लगे खाना, किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो वो अपने मन से एंटीबायोटिक्स दे देता है। देखो एक्चुअली वो एक्सपर्ट नहीं होता है,
तो तुम लोग जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हो तो थोड़ा सा तुमको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए तुमको क्वालिफाइड डॉक्टर वगैरह से एडवाइस लो। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ कि अगर एंटीबायोटिक्स का अगर कुछ कोर्स है, अगर डोज दे रहा है डॉक्टर तुम्हारा, तो तुमको क्या करना है कि जो प्रिस्क्राइब डोज है उसको तुमको लेना ही है। अच्छा, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स में नॉट नीडेड, बिना वजह बिना ज़रूरत को लोगे ना, या फिर उसका अगर रॉन्ग डोज लोगे तो उसका काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट जो है तुमको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि वो काफ़ी लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगा व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, या फिर मान लो कि जब भविष्य में अगर कभी तुम लेते हो। देखो क्यों कहा जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, इनको हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में आप एंटीबायोटिक्स लेने लगते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी जो है उसके अनुकूल हो जाता है। जो बॉडी का जो एक सेल्फ डिफेंस पावर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो जब भी अगर इन फ्यूचर तुमको बीमारी होगा ना, तो वो खोजेगा कि नहीं भाई बाहर से किसी को भेजो, हम अकेले जो है नहीं सक पा रहे हैं इस बीमारी से लड़ने में, बाहर से जो है सेना फौज उसको भेजो, ताकि जो है हम दोनों मिल करके जो है यहाँ पे अंदर ही अंदर लड़ाई करें। अंदर ही अंदर शरीर के मार काट मच जाता है ना, क्योंकि हमारा बॉडी जो है खुद भी कुछ एंटी बॉडीज़ प्रिपेयर करता है, लेकिन उसको आदत लग जाएगा सपोर्ट की, तो वो हमेशा समझेगा कि बाहर से कोई आए और वो हमारी मदद करे, और तब हम जो है पड़े पड़े जो है यहाँ से उठे और चले लड़ाई करने, मैदान में उतरे। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो कि अगर मान लो कि अननेसेसरीली अगर तुम लेते हो एंटीबायोटिक्स, जिससे कि वो कुछ तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो खाना वगैरह डाइजेस्ट करने में भी वो हमारी मदद करते हैं। तो उस केस में जो है अगर तुम ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया है उनको भी ये मार देगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये फिर तुमको ओवरऑल इवेंचुअली तुम्हारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड। अब देखो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है कि वैसे डिजीजेज जो बैक्टीरिया की वजह से होता है वहाँ पे आपका एंटीबायोटिक जो है काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अगर कुछ डिजीजेज जो वायरस की वजह से होते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी लेस इफ़ेक्टिव है। तो चलो हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब देखो फिर से तुम्हारी ये पहली दीदी जो है आ गई है, और देखो फिर से जो है एक क्वेरी लेकर के आई है। देखो अगर आप इनके क्वेरी को हेल्प कर सकते हो। क्या पूछ रही है कि बच्चे जब छोटे होते हैं या जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उनको वैक्सीनेशन वगैरह दिलवाना पड़ता है। अभी जब बच्चे होंगे तो आपके मम्मी पापा बहुत से आपको वैक्सीन्स वगैरह दिलवाए होंगे। आप जो है अपने मम्मी पापा से इस विषय में बात कर सकते हो कि वैक्सीनेशन हमको क्यों दिलवाया गया, कब कब दिलवाया गया, और किस किस टाइप का वैक्सीनेशन जो है तुमको पड़ चुका है। तो आप अपने मम्मी से पापा से इस विषय में बैठ करके बातचीत कर सकते हो। तो ये तुम्हारी दीदी जो है ना, ये तुमसे जानना चाह रही है कि आखिर जो चिल्ड्रन है, इन्फेंट्स हैं जिनको नवजात शिशु बोलते हैं हम लोग, इनको क्यों वैक्सीन दिलवाया जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो होता क्या है, कुछ ऐसे डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो बॉडी है हमारा वो भी एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ताकि वो इन इन्वेडर से लड़ाई कर सके। इन्वेडर का मतलब क्या होता है, इन्वेडर का मतलब होता है कि बाहर से अगर कुछ ऐसे जर्म्स बैक्टीरिया बॉडी में इंटर हो गए हैं तो उनको इन्वेडर बोलते हैं। अच्छा, तो देखो इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा बॉडी है ना, उसको पता होता है कि कैसे इन माइक्रोब से लड़ना है अगर वो हमारे बॉडी में दोबारा एंटर कर जाए। और होता क्या है कि एक बार मान लो कि कोई माइक्रोब्स तुम्हारे बॉडी में चला आया तो तुम्हारा बॉडी एंटीबॉडीज बना लिया। उससे पहले तो स्टार्टिंग में लड़ा होगा, उस लड़ने के टाइम में पहले वो एंटीबॉडीज़ तैयार किया होगा, तो उस समय तुम बीमार पड़े होगे। बीमार पड़ते हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, जो फीवर होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो कहीं ना कहीं बॉडी का यहाँ पे मैकेनिज्म काम कर रहा है। अच्छा, बॉडी अपना टेम्परेचर इसलिए बढ़ाता है क्योंकि आप जानते हो कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि कुछ ऐसे वायरस वगैरह होते हैं, है ना, उनका क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाता है या फिर वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तो उनका ग्रोथ रुक जाएगा, तब तक बॉडी क्या करेगा, तुम्हारा एंटीवायरस यानी एंटीबॉडीज़ तैयार कर रहा है।
क्योंकि एंटीबॉडीज जब पूरी तरह से तैयार कर लेगा तभी तो चलेगा फौज लेकर के हमला करने ना। तो एक बार जब ये एंटीबॉडीज़ तैयार कर लिया तब ये फिर अटैक करेगा और सबको खोज करके मारेगा और फिर वो बीमारी कुछ दिन में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज एक बार तुम्हारे बॉडी में बन गया, अब ये वो बॉडी में ही रहता है और उसको पता चल गया कि ये जो दुश्मन आया बाहर से, इससे कैसे लड़ना है, वो कितना मजबूत है, कितना खतरनाक है ना। वो जो बैक्टीरिया आया वो कितना खतरनाक है, उससे किस तरह से लड़ना है, इसको पता चल गया। तो ये इस चीज़ को याद रखता है और इन फ्यूचर क्या होगा कि जब वो दोबारा तुम्हारे बॉडी में एंटर किया ना तो तुम्हारा सैनिक पहले से तैयार है। मान लो कि बस वो सोया हुआ है, अंदर ही बैठा है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। जैसे गया हमला किया, एक सैनिक जगा और वो हल्ला किया, सबको तैयार कर दिया, आक्रमण, हमला, जल्दी से चलो, रेडी हो जाओ। तो इस तरह से सारे के सारे सैनिक जो है फौज लेकर के जाएंगे और फिर काफ़ी भयंकर लड़ाई होगी। और तुम्हारा अगर बॉडी का, तुम्हारा जो एंटीबॉडीज़ है अगर मजबूत है, अगर तुम्हारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, तो तुम जो है वो जो बाहर से जो इन्वेडर आया है उसको तुम्हारा एंटीबॉडी जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, सफाया करेगा और उसके बाद जो है तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। और नहीं तो मान लो कि अगर तुम्हारा बॉडी का एंटीबॉडीज़ कमज़ोर है तो वो बेचारा नहीं सक पाएगा। तो उस केस में वो खोजेगा कि हाँ भाई अब बाहर से कुछ भेजो हमारे लिए, बाहर से कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह खिलाओ हमको, नहीं तो हम जो है अब नहीं ठीक होंगे ऐसे। तो इस केस में क्या होता है कि तुमको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो तो कभी कभी क्या होता है, कुछ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि हेल्दी पर्सन के बॉडी में। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो पहले से जो मान लो दुश्मन गया तुम्हारे शरीर में, वो तो बेचारा पहले से कमज़ोर है। ये दुश्मन इसलिए भेजा गया है सतर्क करने के लिए, तुम्हारे शरीर को बोला गया कि तुम्हारा जो अंदर का जो बॉडी है वो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि भविष्य में ऐसा इससे भी मजबूत दुश्मन आ सकता है। और अभी जो दुश्मन गया ना शरीर में वो काफ़ी कमज़ोर भेजा गया, इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम्हारे अंदर जो भी हथियार है उसको एकदम औजार को तेज यूज करके रेडी रहो। मतलब ये कि अंदर का जो एंटीबॉडीज़ है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाए और एक बार वो डेवलप हो गया तो अब उसको पता है कि कैसे लड़ना है। तो अगली बार इन फ्यूचर ये हो सकता है कि अभी तो चूँकि हम इंटेंशनली भेजे थे, वैक्सीन के थ्रू तुम्हारे बॉडी में एंटर करवाए हैं। अब ध्यान रखना कि जो वैक्सीन दिया जाता है ना तो उसमें वही जो होते हैं ना डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को ही भेजे जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, ताकि क्या हो कि वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, मरे हुए के समान होते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी को तो लगता है कि अरे दुश्मन आ गया, हाँ दुश्मन अभी ज़िंदा है, कमज़ोर है, तो बॉडी तुरंत क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और फिर उसको पूरी तरह से मार के उसको ख़त्म कर देगा। और ये जो अच्छे वाले जो होते हैं एंटीबॉडीज़, ये तुम्हारे शरीर के अंदर बैठे हुए हैं ताकि भविष्य में अगर इसी टाइप का अगर बैक्टीरिया अगर आ गया हमारे शरीर में तो हम उसको काफ़ी जल्दी जो है उसको ख़त्म करें और हम तुरंत हेल्दी बन जाएं। तो एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। इस तरह से क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो आपके शरीर के अंदर ही होते हैं और आप जो हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपको फिर इन फ्यूचर बीमारी वो होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। अब देखो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर ईवर, यानी कि ऐसे जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं ना, इनसे हमेशा के लिए जो है ये बॉडी हमको प्रोटेक्ट करती रहती है। तो दिस इज़ हाउ वो वैक्सीन वर्क्स। तो ये आपको बता रहा है कि इस तरह से जो वैक्सीन है ये हमारे शरीर में काम करता है। अब देखो जो वैक्सीन वगैरह दिए जाते हैं जिसमें कॉलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इन सब के वैक्सीन जो है हमारे बॉडी में दिए जाते हैं। जब आप बचपन में जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपको जो है BCG वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, इसके अलावा जो है मिजिल्स वगैरह, ये बहुत सारा वैक्सीन जो है आप लोगों को पड़ा होगा। तो इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में कभी आपको जो है इन सब बीमारी से आपको ख़तरा नहीं हो। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। चलो एक नेक्स्ट जो है मैं फैक्ट फाइल लेकर के आया हूँ, इनको पहचानो ज़रा, इस चेहरे को ज़रा गौर से देखो तुम लोग। ये हैं एडवर्ड जेनर साहब।
अच्छा, इनको हम लोग क्यों जानते हैं? तो फॉर द ही डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। पता है कि स्मॉल पॉक्स पहले काफ़ी एक डेडली बीमारी के नाम से जाना जाता था और बहुत लोगों का डेथ होता था स्मॉल पॉक्स की वजह से। लेकिन जब से स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन आ गया, तब से जो डेथ है वो बिल्कुल न के बराबर हो गया। तो देखो ये 1798 में जो है इस वैक्सीन का जो है ये खोज किए थे एडवर्ड जेनर साहब। किस चीज़ का वैक्सीन? तो ध्यान रखो, स्मॉल पॉक्स। तो चलो आपको याद रख लेना है इसको। अब देखो कि वैक्सीनेशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ज़रूरत क्यों है? तो देखो जितने भी हमारे इंडिया में बच्चे हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है अगेंस्ट द डिजीजेज। अगर कोई बीमारी है तो उनसे इनको बचा के रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के लिए कुछ नेसेसरी जो वैक्सीन है ना, ये नियर बाई हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, तो वहाँ पे बच्चों को जो है फ्री में वैक्सीन लगाया जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी इंडिया में बच्चे हैं उन सबको ये वैक्सीन जो है टाइम पे मिले और कोई भी बच्चा जो है उससे वंचित ना रहे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब के माध्यम से जो है एडवर्टाइजमेंट देती रहती है, प्रचार प्रसार करवाती रहती है, ताकि बच्चों को जो है इन सब का वैक्सीन मिलता रहे और इंडिया में कोई भी बच्चा इन सब बीमारी का जो है बार बार शिकार नहीं हो। तो आप देखे होंगे कि पहले अमिताभ बच्चन साहब आते थे और पल्स पोलियो अभियान का प्रचार करते थे और बोलते थे कि अब की बार पोलियो पार, यानी कि बोलते थे कि सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के। तो पहले जो है पोलियो का ड्रॉप जो है घर घर जा कर के आंटी आती थी बक्सा में और एक दवा रखती थी ड्रॉप, और हर एक बच्चे को मुंह में जो है 2-2 बूंद पिलाती थी। आप लोग भी पिए होंगे पोलियो वैक्सीन आई थिंक, तो आप उस समय को याद कीजिए। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर वो आंटी जो है क्यों पिलाती थी पोलियो ड्रॉप, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पोलियो का जो वायरस होता है ना, डेड और काफ़ी कमज़ोर वायरस होता है, वो आपके बॉडी में एंटर करा दिया जाता है ताकि आपका बॉडी क्या करे कि एंटीबॉडीज उसका प्रिपेयर कर ले और भविष्य में कहीं अगर ख़तरनाक वायरस आ गया तो इसको पता है कि कैसे लड़ना है और इसको मार पीट के पूरा बरोबर कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसके अलावा कुछ वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चलाए जाते हैं, अभियान, जिसमें कि स्मॉल पॉक्स है इसका चलाया गया था, जिससे कि पूरी तरह से क्या हुआ कि ये ख़त्म हो गया, वैश्विक लेवल पे इसका एराडिकेशन हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अच्छा, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो कि आज के समय में कुछ ऐसे वैक्सीन्स हैं जो काफ़ी बड़े पैमाने पे बनाए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। अच्छा, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों का बचाव हो रहा है, कुछ ऐसे जानवर्स हैं उनको भी हम साथ साथ बचा ले रहे हैं इन भयंकर डिजीज से। तो आई थिंक आप समझ गए होइएगा। इसके अलावा देखो ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। अभी हम लोग जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होता है वो पानी में मिल जाता है और फिर मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और जब पेड़ पौधे जब उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके साथ उनको नाइट्रेट की भी कमी पूरी हो जाती है। तो दीज माइक्रोबा कॉमनली, इनको हम लोग जो है बायोलॉजी के टर्म में जो है इनको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से हम लोग जानते हैं। इनको एक बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है जिनको नाइट्रोजन फिक्सर, जिसमें आप राइजोबियम का नाम सुने होइएगा कि जो लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं उनके रूट नोडल्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। तो आप समझे? तो चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम जो है फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उनका जो है ये फिगर दिया हुआ है। तो देखिए इस फिगर के माध्यम से आप जो है इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मैग्नीफाइड व्यू है, इसको देख करके आप थोड़ा सा
आइडिया ले सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। एक्चुअली वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। हम अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जहाँ पे हम रिमेनिंग जो है इसके पोर्शन को डिस्कस करेंगे।